1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये पहला बड़ा कदम माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर लगाम कसने की। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कंपनी तो अपना काम कर रही थी, लेकिन बेकाबू हो रही थी। कंपनी के अधिकारी बहुत अमीर हो रहे। संसद ने कहा कि अब से तुम्हारे प्रशासन पर हमारा नियंत्रण रहेगा। अच्छा, तो इस एक्ट में सबसे जरूरी प्रावधान क्या थे? सबसे बड़ा बदलाव था कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। तो एक तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। ओह, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 दूसरे न्यायाधीशों के साथ? जी, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ये भारत को एक आधुनिक कानूनी ढांचे में ढालने की पहली कोशिश थी। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि कुछ ही सालों बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। अब क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब? ये कैसे किया गया? उन्होंने एक द्वैध शासन की शुरुआत की। व्यापारिक मामलों के लिए कंपनी का पुराना निर्देशक बोर्ड यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और राजनीतिक मामलों जैसे सेना और विदेशी संबंधों के लिए एक नया सरकारी बोर्ड बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। एक मिनट, मतलब एक ही कंपनी के 2 बॉस? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। था तो कंफ्यूजिंग, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ। इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। वाह, मतलब ये साफ ऐलान था कि ये जमीन अब ब्रिटिश साम्राज्य की है, किसी कंपनी की नहीं। एकदम। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का दौर शुरू होता है। 1813 का एक्ट भी काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, उसमें तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लगभग खत्म ही कर दिया गया था। बिल्कुल, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। बिल्कुल। अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। और इसी में ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की इजाजत मिली थी, है ना, धर्म प्रचार के लिए। जी। और एक और बड़ी बात हुई, भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से तो ये काफी बड़ी रकम होगी। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। फिर 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसने तो केंद्रीकरण को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। अच्छा, वो कैसे? इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही कहा। सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां अब एक ही व्यक्ति के हाथ में थीं। इसी एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की कोशिश भी हुई, पर वो लागू नहीं हो सकी। लेकिन एक विधि सदस्य को तो शामिल किया गया था परिषद में। मैकाले पहले विधि सदस्य थे। हाँ, और इसी के तहत पहला विधि आयोग बना और दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये दरवाजा सिविल सेवाओं वाला, हाँ, ये खुला फिर 1853 के चार्टर एक्ट में। हाँ, 1853 के एक्ट ने सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का रास्ता खोल दिया, पर इसका सबसे बड़ा योगदान था एक विधान परिषद की स्थापना करना, 12 सदस्यों वाली। मतलब एक छोटी संसद जैसी कोई चीज। एक तरह से इसका मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना था, और इसमें पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू हुआ। और फिर सब कुछ बदल गया। 1857 की क्रांति। 1857 एक भूकंप जैसा था। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं चलाया जा सकता। तो आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसने तो कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। बिल्कुल। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत का वाइस रॉय पद बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइस रॉय। जी। और वो जो पुराना द्वैध शासन था, निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड वाला, उसे भी खत्म कर दिया गया। उसकी जगह भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया। हाँ, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। तो सत्ता तो बदल गई, पर क्या शासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई? उसकी शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। बहुत धीमी शुरुआत। इस एक्ट ने वाइसराय को अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति दी। और इसी एक्ट से विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत हुई। बंबई और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार वापस मिला। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वाइसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी एक्ट से मिला। अच्छा, इसके बाद 1892 का एक्ट आया। उसने क्या बदलाव किया? उसने परिषद के भारतीय सदस्यों के अधिकार थोड़े से बढ़ाए। अब वो वार्षिक बजट पर वाद विवाद कर सकते थे और सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था, पर हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान पहली बार इसी एक्ट में किया गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत हुई
मार्ले मिंटो सुधार 1909 के साथ। हाँ, ये बहुत विवादास्पद रहा है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी और पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। बिल्कुल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसी दरार डाली जो आगे चलकर बहुत गहरी हो गई। इसीलिए तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। उन्होंने इसके खतरे को तभी पहचान लिया था। इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा फीचर था। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। और वो जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी उसे खत्म किया गया। नहीं, खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ा दिया गया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति जारी रही। बिल्कुल। इसी एक्ट में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और एक वैधानिक आयोग के गठन का भी प्रावधान था जो 10 साल बाद जांच करता। और अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। शक्तियों का बंटवारा भी तो इसी में हुआ था, 3 सूचियों में। जी हाँ, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान का आधार है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी के तहत हुई। और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी इसी से हुई है ना? हाँ, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुए। दलित जातियों, महिलाओं का कि हमारे आज के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी 1935 के एक्ट का है। और इस लंबे सफर का जो आखिरी पड़ाव था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, वो क्लाइमैक्स था। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी किया, भारत और पाकिस्तान में। और वायसराय का पद, वायसराय और भारत राज्य सचिव दोनों पद समाप्त कर दिए गए। और जो रियासतें थीं उन्हें क्या विकल्प दिए गए? उन्हें छूट दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहे। और ये भी कहा गया कि जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह एक ट्रेडिंग कंपनी को नियंत्रित करने के कानून से शुरू हुई कहानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की नींव बन गई। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान सभा का गठन और प्रमुख समितियां। तो एक भारतीय संविधान का विचार ये आया कहां से? मतलब क्या ये अचानक से 1947 में हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं बहुत गहरी हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहली एक झलक जो है वो 1895 में मिलती है। 1895? हाँ, जब बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक में इसकी बात की थी। ये एक अनौपचारिक कोशिश थी, लेकिन एक सपना था कि भारत के नियम भारतीय ही बनाएं। और फिर इस सपने को आवाज मिली गांधी जी से, है ना? बिल्कुल। 1922 में महात्मा गांधी ने साफ कहा कि भारत का संविधान अंग्रेजों की देन नहीं बल्कि भारतीयों की मर्जी का नतीजा होना चाहिए। लेकिन ये सब अभी तक भावनाएं थीं। हाँ, एक राजनीतिक मांग नहीं थी। इसको एक ठोस राजनीतिक विचार का रूप दिया 1934 में M.N. रॉय ने। अच्छा, M.N. रॉय ने? जी। उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और यहीं से कांग्रेस ने इस विचार को अपना लिया। हाँ, M.N. रॉय के विचार के ठीक 1 साल बाद मतलब 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। अब यह सिर्फ एक विचार नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम लक्ष्य बन गया था। तो जब भारतीयों की मांग जोर पकड़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया था? जाहिर है वो आसानी से तो मानने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए पर हर प्रस्ताव में कोई ना कोई पेंच होता था। पहला बड़ा प्रस्ताव था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव? हाँ, उस समय वॉयसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। एक मिनट, ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है? ये पूरी तरह आजादी से अलग कैसे है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, संप्रभु राष्ट्र मतलब सॉवरेन नेशन जैसे आज भारत है, अपने आंतरिक और बाहरी हर तरह के फैसले लेने के लिए आजाद है। हमारा अपना राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति। बिल्कुल। लेकिन डोमिनियन स्टेट में देश अंदरूनी मामलों में तो आजाद होता है, पर देश का मुखिया ब्रिटेन का सम्राट ही होता। अच्छा, मतलब नाम की लगाम फिर भी लंदन के हाथ में ही रहती। हाँ, इसीलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें अब डोमिनियन नहीं
पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942 में। अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स। इसमें भी डोमिनियन स्टेट की ही बात थी। हाँ, वो बात तो दोहराई गई, लेकिन एक नई और बहुत ही खतरनाक शर्त जोड़ दी गई। वो क्या थी? शर्त ये थी कि संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी, अगर कोई प्रांत या रियासत उसे मानना न चाहे तो वो आजाद है। अरे, मतलब वो संविधान को ठुकरा कर अपना अलग वजूद बना सकता है। बिल्कुल, और यही वो पेंच था जिसकी वजह से इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। ये तो भारत के कई टुकड़े करने जैसा था। सही बात है। ये तो 45 में वेवेल योजना आई, जिसमें भी कुछ सुधारों की बात थी, पर पूर्ण स्वतंत्रता का कोई ठोस वादा नहीं था। तो आखिर वो कौन सा मोड़ था जब ये तय हो गया कि भारत अपनी संविधान सभा बनाएगा? वो मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ। कैबिनेट मिशन? जी, तब तक ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, लेबर पार्टी सत्ता में थी। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इसी मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारत की संविधान सभा हकीकत बनी। बिल्कुल, इसमें 3 बहुत साफ बातें थीं। पहली, भारत एक संघ होगा। दूसरी, इस संघ का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और तीसरी, एक अंतरिम सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को उस समय के लिए ठुकरा दिया था। अच्छा, तो यहीं से संविधान सभा की रूपरेखा तय हुई। इसमें कितने सदस्य होने थे और वो कैसे चुने जाने थे? इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। अच्छा, तो ब्रिटिश भारत के 296 और रियासतों से 93? जी, और इन 296 सीटों को भी बांटा गया था 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। कमिश्नरी क्षेत्र? वो कौन कौन से थे? एक आसान तरीका है याद रखने का, ABCD: अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अच्छा, ABCD, ये तो बढ़िया है। हाँ, तो ब्रिटिश भारत के सदस्यों का तो होना था निर्वाचन, और देसी रियासतों के सदस्यों का? उनका चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, मतलब मनोनयन। समझ गया। और निर्वाचन का आधार क्या था? आधार था प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। तो फिर चुनाव हुए? बिल्कुल, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। 208 मतलब भारी बहुमत। हाँ, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, बाकी 15 अन्य को। और इसमें महिला सदस्य कितनी थी? ये भी एक जरूरी सवाल है। हाँ, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। तो अब सभा बन चुकी थी, अब बैठकें शुरू हुई। जी, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उस बैठक में तो सारे सदस्य नहीं आए थे। नहीं, सिर्फ 207 सदस्य ही उपस्थित हुए। मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया था। तो अध्यक्षता किसने की? उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार? बिल्कुल। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। और उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त हुए थे ना? जी, BN राव को। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर हुई तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, जब जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बिल्कुल, ये उद्देश्य प्रस्ताव दरअसल संविधान की आत्मा थी। ये एक तरह का घोषणा पत्र था कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। और इसी को बाद में स्वीकार कर लिया गया। हाँ, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई, देश का बंटवारा। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में कुछ बड़े बदलाव किए। क्या बदलाव थे? पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि संविधान सभा एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु मतलब अब उस पर किसी का कोई बाहरी नियंत्रण नहीं था? बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी। और दूसरा बदलाव और भी दिलचस्प था। वो क्या? सभा को 2 काम सौंपे गए, एक संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। मतलब एक विधायिका का काम भी करना? हाँ। वाह, तो हमारी संविधान सभा एक ही समय में 2 काम कर रही थी। जी, इसीलिए जब सभा संविधान बनाने का काम करती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब विधायिका के रूप में काम करती थी तब अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। इसीलिए संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी कहा जाता है। जाहिर है बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या भी घट गई होगी। हाँ, जो सदस्य पाकिस्तान के इलाकों से आते थे वो अब सभा का हिस्सा नहीं रहे, तो कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 299? जी, जिसमें से 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से।
अब इतना बड़ा काम था तो इसके लिए समितियां भी बनाई गई होंगी। बिल्कुल, कई समितियां बनी, जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर जो समिति थी, उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। और संचालन समिति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। और इन सब में सबसे जरूरी समिति थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। निस्संदेह वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर के अलावा एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 2 सदस्य बाद में बदले भी गए थे ना? हाँ, BL मित्तर की जगह एन माधवराव आए और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बने। यहाँ BN राव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत ज्यादा। वो संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान का पहला प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया था, हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति का काम पूरा होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अडॉप्ट किया गया। बिल्कुल, और इसी दिन नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी प्रावधानों से जुड़े 16 अनुच्छेद तुरंत लागू भी कर दिए गए। और 26 नवंबर को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, 2015 से। तो फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। अच्छा। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एक सवाल और, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? तिरंगे को इससे काफी पहले 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। और फिर जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, इस तारीख के पीछे भी तो एक खास वजह थी। हाँ, ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान को इस दिन लागू किया गया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां और स्रोत। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। जी, ये नाम क्यों पड़ा? मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? जी, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वजह है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अच्छा, संविधान सभा में? जी हाँ, उस प्रस्ताव में ये बताया गया था कि हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, उसका दर्शन क्या होगा, और बाद में उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का रूप दिया गया। इसीलिए इसे उद्देशिका कहते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि पूरे संविधान का सार है। जी, इसकी पहली लाइन बहुत पावरफुल है, हम भारत के लोग। इसका संवैधानिक महत्व क्या है? बिल्कुल, ये 3 शब्द ही संविधान की पूरी बुनियाद हैं। इसका मतलब है कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के पास है। मतलब सारी शक्ति का स्रोत हम लोग हैं। सही कहा। संविधान को बनाने और लागू करने की शक्ति किसी राजा या बाहरी देश से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से मिलती है। इसीलिए अंत में लिखा है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अच्छा, प्रस्तावना में भारत को कैसा देश बनाने की बात की गई है? इसमें कुछ शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। जरूर, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में? जी, दोनों मामलों में हम पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं चल सकता। ठीक है। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द तो जहां तक मुझे याद है मूल प्रस्तावना में नहीं थे। आप बिल्कुल सही हैं। इन दोनों को 42वीं संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान के सिद्धांत पहले से ही इन विचारों को दर्शाते थे, लेकिन 1976 में सरकार ने इन शब्दों को जोड़कर इन पर और ज्यादा जोर दिया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मकसद है गरीबी और आय की असमानता को कम करना। और पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या अंतर है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाएगी। भारत में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और गणराज्य? गणराज्य का मतलब है कि देश का जो प्रमुख है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो वंश के आधार पर नहीं आते, उनका चुनाव होता है। जैसे ब्रिटेन लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। अब प्रस्तावना में नागरिकों को दिए जाने वाले कुछ वादों का भी जिक्र है, न्याय, स्वतंत्रता और समता। ये परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्रम और संख्या दोनों पूछे जाते हैं। तो कितने तरह के न्याय की बात की गई है? 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
और स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समता। 2 तरह की समता: प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, यानी 3, 5 और 2। और संविधान को अंगीकृत करने की तारीख 26 नवंबर 1949। इसी से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल था। इसमें 2 मामले बहुत अहम हैं। पहला था 1960 का बेरुबारी संघ मामला। उसमें क्या कहा गया? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये सोच बदली कैसे? ये सोच 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में पूरी तरह बदल गई। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने सुना था, 13 जजों की बेंच। और उन्होंने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ, है ना? वो मूल ढांचे वाली बात। बिल्कुल। यहीं पर कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मतलब संसद संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती और प्रस्तावना को भी मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है? जी हाँ, सिर्फ एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 से, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए अब बात करते हैं अनुसूचियों की। जब संविधान बना था तब कितनी थी और अब कितनी है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और अब वर्तमान में 12 हैं। तो चलिए जल्दी से इन 12 अनुसूचियों के जो मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। पहली अनुसूची किस बारे में है? पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ठीक है। और दूसरी और तीसरी में? दूसरी में बड़े पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं और तीसरी में उन्हीं लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और चौथी? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब आते हैं 5वीं और 6ठी पर। इनमें क्या फर्क है? 5वीं अनुसूची देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है, लेकिन 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, सिर्फ इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए? जी, उनके लिए विशेष प्रावधान है। अब 7वीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है। हाँ, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये तो हो गई 8 मूल अनुसूचियां। अब वो 4 जो बाद में जोड़ी गई उनके बारे में बताइए। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई थी। ये भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। और 10वीं, जिसे दल बदल कानून भी कहते हैं। सही। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। और आखिरी 2, 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की शक्तियों के बारे में है, जो 73वें संशोधन से आई। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है, जिसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, संविधान के स्रोत। कहा जाता है कि हमने कई देशों से प्रेरणा ली है। जी, दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके जो सबसे अच्छी बातें थीं, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से अपनाया गया। तो सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका, इन 2 बड़े देशों से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने अपनी पूरी संसदीय शासन प्रणाली ली है, कानून का शासन और एकल नागरिकता भी वहीं से ली गई है। और अमेरिका से? अमेरिका से हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज ली है, मौलिक अधिकार। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से प्रेरित है। और आयरलैंड के बारे में क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत वहीं से है ना? बिल्कुल। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं और साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी। हमारा जो संघीय ढांचा है वो किस देश जैसा है? हमारा संघीय ढांचा कनाडा जैसा है, मतलब एक मजबूत केंद्र के साथ वाला संघ। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी वहीं से लिया गया है। अच्छा, और समवर्ती सूची का विचार? समवर्ती सूची का विचार और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया? ये प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया? वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखी है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी। हमारे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है उसके बारे में क्या? मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ यानी आज के रूस से लिए हैं और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो भी वहीं से प्रेरित है। और आखिर में प्रस्तावना के 3 सबसे खूबसूरत शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये तीनों आदर्श हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं।
इसके साथ ही हमारा गणतंत्रात्मक ढांचा भी फ्रांस से ही प्रेरित है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाँ, भारतीय संविधान का भाग 1। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। और ये अनुच्छेद मतलब ये सिर्फ कानून नहीं है, ये बताते हैं कि भारत क्या है और इसकी सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। तो फिर शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। इसमें भारत के नाम और इसकी प्रकृति के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 1 में देश के 2 नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। अच्छा, दोनों ही? हाँ, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी, तो अंत में दोनों नामों को स्वीकार कर लिया गया। और सबसे जरूरी बात जो इसमें कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन। ये जो यूनियन शब्द है ना, ये बहुत सोच समझ कर चुना गया था। ये अमेरिका जैसे फेडरेशन से अलग है ना? बिल्कुल अलग है। अमेरिका में क्या है कि राज्य एक समझौते के तहत साथ आए हैं, वो एक फेडरेशन है। तो सैद्धांतिक रूप से वो अलग हो सकते हैं? हाँ, सैद्धांतिक रूप से। लेकिन भारत में राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है और उन्हें देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत एक अखंड इकाई है। बिल्कुल, यूनियन शब्द यही दिखाता है। और इसी अनुच्छेद 1 के हिसाब से भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? 1 राज्यों के क्षेत्र, 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। अच्छा, मतलब अर्जित क्षेत्र। ठीक है। तो अगर भारत को किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में शामिल करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? उसके लिए है अनुच्छेद 2। ये शक्ति संसद को दी गई है। तो संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है? हाँ, संसद कानून बनाकर किसी भी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकती है। बस इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। इसका कोई अच्छा उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम का। हाँ, सिक्किम का मामला तो काफी दिलचस्प था। बहुत। पहले वहां चौग्योल वंश का शासन था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। एक एसोसिएट स्टेट। एक नई कैटेगरी बना दी। हाँ। और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A भी जोड़ा गया। लेकिन वो ज्यादा चला नहीं है ना? नहीं, 1 साल बाद ही 1975 में 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और उससे क्या हुआ? उससे अनुच्छेद 2A को खत्म कर दिया गया और सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1 मिनट, तो राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। संशोधन सह राज्य की जो नई अवधारणा थी उसे जोड़ने और फिर हटाने के लिए किया गया था। नए राज्य का गठन या प्रवेश वो साधारण बहुमत से हो सकता है। अच्छा, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं देश के अंदर। अगर देश के भीतर ही किसी राज्य की सीमा बदलनी हो या एक राज्य से नया राज्य बनाना हो तो ये अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत मिला है। तो संसद क्या क्या कर सकती है? संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, सीमा बदल सकती है या यहाँ तक कि नाम भी बदल सकती है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया भी सीधी है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। और राज्य की क्या भूमिका है इसमें? राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या वो राय माननी जरूरी है? नहीं, यही तो खास बात है। संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या अनुच्छेद 3 का उपयोग करके भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें मिला बेरुबारी संघवाद केस 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 सिर्फ देश के आंतरिक समायोजन के लिए है, मतलब अंदरूनी फेरबदल के लिए। आप अपनी जमीन किसी और को नहीं दे सकते। बिल्कुल। अगर भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब वो एक बड़ा कदम माना जाएगा। हाँ, इसीलिए बेरुबारी को पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। और अभी 2015 में बांग्लादेश के साथ जो भूमि हस्तांतरण हुआ उसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। कोई संशोधन नहीं हुआ लेकिन बेरुबारी देने के लिए हुआ। ये थोड़ा उलझाने वाला है। इसे अनुच्छेद 4 साफ करता है। वो क्या कहता है? उसमें साफ लिखा है कि अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 यानी राज्यों का पुनर्गठन, इनके तहत किए गए किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कानून साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत मतलब सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 50% + 1। और संविधान संशोधन के लिए? उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3। वो एक मुश्किल प्रक्रिया है। समझ गई। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आजादी के बाद इतनी सारी रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया?
ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा। इसमें सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ज्यादातर तो मान गई, पर 3 रियासतों में सबसे ज्यादा मुश्किलें आईं। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हाँ बिल्कुल। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, जो एक पुलिस कार्रवाई थी, उसके द्वारा विलय किया गया। और जूनागढ़? जूनागढ़ में जनमत संग्रह मतलब प्लीबिसाइट, उसके माध्यम से विलय हुआ। और जम्मू और कश्मीर में? वहां राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद विलय हुआ। ठीक है, तो देश एक हो गया, लेकिन फिर एक नई मांग उठने लगी, भाषा के आधार पर राज्यों की। हाँ, और शुरुआत में सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ थी। तो कौन कौन सी समितियां बनी थी इस पर? 1948 में पहले एसके धर आयोग बना और फिर जेवीपी समिति बनी। अच्छा, जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। सही। और इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन फिर भी तो बने, ऐसा क्या हुआ? एक अनशन। तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री मालुलु ने 56 दिन का अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद तो दबाव बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। पूरे आंध्र में हिंसा भड़क गई। आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। और एक बार ये हो गया फिर तो सबने मांग शुरू कर दी। इसी के बाद सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया 1953 में। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। तो इस आयोग ने क्या सिफारिश की? इस आयोग ने भाषा को राज्यों के गठन का एक आधार माना। उन्होंने कहा ठीक है, भाषा को आधार बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त भी रखी थी शायद। हाँ, उन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया। कहा कि देश की एकता सबसे ऊपर है। और फिर इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। ये 7वां संविधान संशोधन था। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसने भारत के नक्शे को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। वाकई ये कहानी सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के बनने और लगातार खुद को नया आकार देने की है। इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब संसद इतनी आसानी से राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, तो आज के भारत में किसी राज्य की असली पहचान क्या है? उसकी सीमा, उसकी भाषा या उसके लोग? तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भाग 2, नागरिकता। बिल्कुल। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल हैं। और एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद मुख्य रूप से 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय की परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। अच्छा, तो ये एक तरह से उस वक्त की स्थिति को संभालने के लिए था। तो उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनके लिए क्या प्रावधान था? हाँ, उनके लिए था अनुच्छेद 5। ये कहता था कि जो लोग संविधान की शुरुआत में भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता के लिए 3 में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी थी। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। पहली कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये शर्त पूरी ना हो तो दूसरी शर्त ये थी कि उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये भी नहीं तो तीसरी शर्त थी कि वो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। ठीक है, और उन लोगों का क्या जो विभाजन के समय मतलब पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए तो हालात बहुत अलग थे। बिल्कुल। उनके लिए खास तौर पर अनुच्छेद 6 बनाया गया। इसमें एक तारीख बहुत अहम है, उसे याद रखना जरूरी है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 19। इस तारीख में ऐसा क्या खास था? इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो नियम ये बना कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें तो सीधे नागरिकता मिल गई। अच्छा, सीधे ही? हाँ, और जो इसके बाद आए उन्हें एक अनुमति पत्र मतलब परमिट लेकर आना होता था और फिर यहाँ कम से कम 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण कराना पड़ता था। समझ गए। अच्छा, एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान चला गया पर बाद में वापस आना चाहता हो। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान था। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें भी पंजीकरण और 6 महीने भारत में रहने के बाद नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक है, और जो भारतीय मूल के लोग उस समय विदेश में रह रहे थे उनके लिए था अनुच्छेद 8 मतलब भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो उन्हें भी नागरिकता मिल सकती थी। हाँ, उन्हें भी नागरिकता मिल सकती थी। अब बात करते हैं नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। वो अनुच्छेद 9 में बताया गया है। ये साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। यहीं से एकल नागरिकता की अवधारणा आती है। सही है। बिल्कुल। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है जैसे अमेरिका में होती है। वहां आप देश के नागरिक भी हैं और राज्य के भी। यहाँ आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और नागरिकता से जुड़े भविष्य के कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? ये शक्ति अनुच्छेद 10 और 11 ने संसद को दी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही छीनी जा सकती है। और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन मतलब एक्विजिशन और समाप्ति यानी टर्मिनेशन पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। अच्छा, तो संविधान लागू होने के बाद जो लोग नागरिक बनना चाहते थे उनके लिए नियम फिर संसद ने बनाए। एकदम सही।
और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। वर्तमान में नागरिकता इसी अधिनियम के तहत मिलती है। ठीक है, तो इस 1955 के अधिनियम में नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं? इसमें नागरिकता पाने के कुल 5 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है? पहला है जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। शुरुआत में तो नियम बहुत सीधा था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता था। कोई भी, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों? हाँ, शुरू में यही था, लेकिन फिर 1986 में इसमें संशोधन हुआ और कहा गया कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। और इसे और सख्त किया गया बाद में? हाँ, 2003 में से और सख्त किया गया। अब नियम ये है कि या तो माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। अच्छा, पहले नियम था कि सिर्फ पिता के भारतीय होने पर बच्चे को नागरिकता मिलेगी। सिर्फ पिता के? जी, लेकिन 1992 में संशोधन करके इसे बदल दिया गया और माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। ये तो एक जरूरी बदलाव था। बिल्कुल। फिर 2004 में एक और शर्त जोड़ी गई कि ऐसे जन्म का पंजीकरण 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में कराना होगा। समझ गए। अब तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है। अगर वे आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहे हों तो वो पंजीकरण से नागरिकता ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या वे विदेशी भी आते हैं जिन्होंने किसी भारतीय से शादी की हो? हाँ, वो भी इसमें शामिल है। और अगर किसी का भारत से कोई संबंध ही ना हो, न वो भारतीय मूल का हो, न किसी भारतीय से शादी की हो, उसके लिए है चौथा तरीका, देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। इसकी क्या शर्तें हैं? कोई भी विदेशी नागरिकता ले सकता है यदि वो अपने देश की नागरिकता छोड़ दे और आवेदन से पहले कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। 11 साल। और कोई शर्त? हाँ, एक और है, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दिलचस्प है। और आखिरी 5वां तरीका? 5वां है क्षेत्र के अर्जन द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल करता है तो उस क्षेत्र के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हुए नागरिकता पाने के तरीके। अब इसी अधिनियम के तहत नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? उसके 3 तरीके हैं। पहला, त्याग, रिनंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। और दूसरा, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है? हाँ, अपने आप। और तीसरा है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। इसमें सरकार नागरिकता छीन सकती है। किन हालातों में? जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, संविधान का अनादर किया हो या फिर मान लीजिए युद्ध के दौरान दुश्मन देश की मदद की हो। समझ गई। अब आते हैं सबसे हाल के संशोधन पर जो काफी चर्चा में भी रहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसे CAA कहते हैं वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अधिनियम 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। कौन कौन से समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके लिए शर्तें क्या रखी गई हैं? शर्त यह है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। अच्छा, 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट है। हाँ, इस अधिनियम ने इन लोगों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता पाने की जो अवधि थी 11 साल, उसे घटाकर 5 साल कर दिया है। मतलब प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल। क्या ये कानून पूरे भारत में लागू होता है? नहीं, यह संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ आदिवासी क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में लागू नहीं होता है। और कहीं भी? हाँ, और उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान का भाग 3, मूल अधिकार। हाँ, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, चाहे वो बौद्धिक हो, भौतिक हो या नैतिक, मतलब हर तरह के विकास के लिए। जी, उसके लिए ये मूलभूत अधिकार हैं, बहुत जरूरी हैं। और ये देता कौन है? ये अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों को शासन के शोषण से बचाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की ढाल है ये। बिल्कुल, और ये सोच हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तब क्या? यही तो इनकी खासियत है। इनकी रक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। मतलब हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, ये वाद योग्य है, जस्टिसेबल है। इनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा। सही है। तो संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? देखिए, शुरुआत में 7 थे। 7। पर अब तो हम 6 की बात करते हैं। जी। अब 6 हैं। जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, हाँ। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ओह, अच्छा। तो अब वो अधिकार कहाँ है? अब वो सिर्फ एक कानूनी मतलब एक लीगल राइट है, मूल अधिकार नहीं। इसका जिक्र अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, तो अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं जो हमारे पास हैं? तो पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार। जी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28 तक। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा? और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। और इनके अलावा भी कुछ है इस भाग में? हाँ, अनुच्छेद 12 और 13 भी हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, और अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को कम करने वाला कोई भी कानून शून्य माना जाएगा। मतलब वो कानून रद्द हो जाएगा? जी। चलिए तो फिर समता के अधिकार से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने यूके से लिया है। कानून के सामने सब बराबर। बिल्कुल। और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये यूएस से लिया गया है। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक महीन सा फर्क है। पहली बात का मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी बात का? दूसरी बात थोड़ी अलग है। वो कहती है कि बराबरी पर लाने के लिए सरकार अगर जरूरी समझे तो कुछ भेदभाव कर सकती है। मतलब उदाहरण के तौर पर? जैसे महिलाओं या पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कानून बनाना, ताकि वो समाज में दूसरों के बराबर आ सके। अच्छा, तो ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, और अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। किसी भी तरह के भेदभाव पर। हाँ, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे मैंने बताया, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 16? वो नौकरियों से जुड़ा है ना? जी। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। तो फिर आरक्षण? आरक्षण इसी का एक अपवाद है। ठीक है। और 17 और 18? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है, एक सामाजिक बुराई को खत्म करता है। और अनुच्छेद 18? वो सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले राजा महाराजा लगाते थे, वैसी उपाधियां अब नहीं। समझ गया। अब आते हैं वीर अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। इसे तो संविधान की रीढ़ भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसका आधार है अनुच्छेद 19। इसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। 6 तरह की? कौन कौन सी? पहली, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी। दूसरी, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरी, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी, भारत में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। और छठी, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सारी आजादियां असीमित तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा और एकता के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 और 21, इनमें क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके 3 हिस्से हैं। एक, अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। डबल सजा नहीं? नहीं। और सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध के समय लागू था, और किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा। और अनुच्छेद 21, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। बिल्कुल। निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसी में शामिल माने गए हैं। यहाँ तक कि गरिमा के साथ मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया का अधिकार भी। वाह। और 21A, वो तो बाद में जोड़ा गया था। जी। अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार देता है। ये तो बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताइए। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और जबरन काम कराने, मतलब बलात् श्रम पर रोक लगाता है। और 24? अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। ये बाल श्रम के खिलाफ है। ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? वो अनुच्छेद 25 से शुरू होता है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रचार करने की भी? हाँ, प्रचार करने की, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना मूल अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। और अनुच्छेद 26? वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, मतलब धार्मिक समूह अपनी संस्थाएं चला सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी को टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार धर्म के नाम पर टैक्स नहीं ले सकती? जी। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो भारत के सेक्युलर चरित्र को दिखाता है। अब आखिरी 2 अधिकार कौन से हैं? पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अच्छा,
ताकि उनकी पहचान बनी रहे। और अब सबसे महत्वपूर्ण छठा अधिकार, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके तहत अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 तरह की रिट मतलब रिट जारी कर सकता है। हाँ, रिट्स क्या होती है? ये विशेष न्यायिक आदेश होते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, ये अवैध हिरासत के खिलाफ है। मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। सही समझे। दूसरी है परमादेश मैंडेमस, ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश है अगर वो नहीं कर रहा है तो। और तीसरी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ये निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। ठीक है। चौथी है उत्प्रेषण सर्शियरी, इसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास मंगा सकती है। और आखिरी? पांचवी है अधिकार पृच्छा को वारंटो, इसमें कोर्ट किसी व्यक्ति से यह पूछती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर है। कमाल है। तो ये हैं 6 मूल अधिकार। क्या इनके अलावा भी कोई अनुच्छेद है इस भाग में? हाँ, 3 और हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों वगैरह के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। जी। और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। और अनुच्छेद 35? और अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये वो सिद्धांत है, वो आदर्श है जिनका पालन करने की उम्मीद संविधान देश की सरकारों से करता है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की। ये बताते हैं कि एक आदर्श भारत कैसा दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। और वो पेंच ये है कि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसेबल। जी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं जिनका कोई वजन नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर सरकार इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करती तो आप अदालत जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा यह अधिकार लागू कर रही है। अच्छा। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन निदेशक तत्वों के लिए नहीं। इसी वजह से शायद संविधान सभा के एक सदस्य केटी शाह ने एक मजेदार टिप्पणी की थी। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार ही देता है। ये तो पामाल का तंज है। यानी चेक तो है पर अकाउंट में पैसा है या नहीं, या बैंक देना चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी पर है। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? क्या डॉक्टर अंबेडकर का इस पर कोई और नजरिया था? हाँ, और उनका नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भले ही ये अदालत में लागू ना करवाई जा सके, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। मूलभूत? जी। उनका कहना था कि कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे हर 5 साल में जनता के पास वापस जाना होता है। अच्छा, अगर कोई सरकार इन कल्याणकारी लक्ष्यों के खिलाफ काम करती है तो जनता उसे चुनावों में जवाब देगी। तो ये एक तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड का सिलेबस है। अच्छा, तो ये कानूनी तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर बाध्यकारी है। चलिए इस सिलेबस के कुछ सबसे दिलचस्प हिस्सों को देखते हैं। अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को देखें तो इनमें कुछ खास तरह की सोच दिखाई देती है। जैसे कुछ अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लगते हैं। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, वो सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़ा है। हाँ। वो मानते थे कि असली भारत गांवों में बसता है और लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। ये दिलचस्प है, क्योंकि जहां गांधी जी पंचायतों को लोकतंत्र की नींव मानते थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि गांव स्थानीय गुटबाजी और जातिवाद का केंद्र बन सकते हैं, जहां न्याय मिलना मुश्किल होगा। एकदम सही, और यही संविधान की खूबसूरती है। इसने दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाया, पंचायत को एक लक्ष्य के तौर पर रखा और बाद में 73rd संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत भी किया गया। सही है। इसी तरह अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना या अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात भी गांधीवादी सोच को दर्शाती है। और दूसरी तरफ कुछ सिद्धांत समाजवादी लगते हैं जो आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 38 जो कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा और आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 39 जिसमें समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। समान काम के लिए समान वेतन। अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो आज शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। जी, यूसीसी। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून हो। गोवा एकमात्र राज्य है जहां ये पहले से लागू है। तो कुछ सिद्धांत गांधीवादी हैं, कुछ समाजवादी और कुछ आधुनिक उदारवादी सोच को दर्शाते हैं, जैसे अनुच्छेद 50। हाँ, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और अनुच्छेद 51 वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। एक और अनुच्छेद है जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उसने एक लंबा सफर तय किया है, अनुच्छेद 45 शिक्षा से जुड़ा हुआ। हाँ, ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक निर्देशक तत्व कैसे एक दिन हकीकत बन सकता है।
मूल संविधान में अनुच्छेद 45 कहता था कि राज्य 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। जो दशकों तक सिर्फ एक लक्ष्य रहा। जी, दशकों तक। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के रूप में एक मूल अधिकार बना दिया गया। कमाल है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में लोगों को लोक सहायता देगा। मनरेगा जैसी योजनाएं इसी सोच का नतीजा है। इसी तरह अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात करता है। अच्छा, स्कूलों में मिड डे मील योजना। जी, स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना सीधे सीधे इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेती है। अगर संविधान हमें अधिकार देता है और राज्य को कर्तव्य, तो नागरिकों के भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जी नहीं, ये बाद में जोड़े गए। तो ये कब और क्यों जोड़े गए? इसका समय बहुत कुछ कहता है। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, और ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हालांकि ये आलोचक इसे अलग तरह से भी देखते हैं। हाँ, आलोचक इसे नागरिकों पर एक नैतिक दबाव बनाने और अधिकारों की बहस को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं। और ये भी निदेशक तत्वों की तरह ही गैर न्यायोचित है। मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या उसे सजा नहीं हो सकती? ज्यादातर के लिए सीधे दंड का प्रावधान नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, आप किसी को इस बात के लिए जेल नहीं भेज सकते कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है, जो कि एक कर्तव्य है। लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो दूसरे कानूनों से जुड़े हुए हैं, और उनका उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल। कौन कौन से हैं वे? सबसे प्रमुख है पहला कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके लिए तो कानून है। जी, अगर कोई राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसके लिए बाकायदा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसके तहत सजा हो सकती है। और कोई? हाँ, सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अब सीधे इस कर्तव्य के उल्लंघन पर सजा नहीं है, लेकिन अगर आप वनों की कटाई करते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून है। एकदम सही। हमारे पास कई सख्त कानून हैं जो आप पर लागू होंगे। इसी तरह 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। हाँ, दंगों या प्रदर्शनों के दौरान होने वाले नुकसान के लिए। जी, अगर कोई सरकारी बसों या इमारतों को जलाता है तो उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज होता है। तो कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ कानूनी रूप से लागू होते हैं। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 हैं। ये 11वां बाद में जोड़ा गया। जी, इसे भी 86th संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को मूल अधिकार बनाया था। अच्छा, उसी संशोधन से? हाँ, ये 11वां कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। ये तो एक शानदार कनेक्शन है। एक ही संशोधन ने शिक्षा को राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 45 में बच्चे का अधिकार, अनुच्छेद 21A और माता पिता का कर्तव्य, अनुच्छेद 51A के तीनों बना दिया। वाह, बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। इसने शिक्षा को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बना दिया, जिसमें सरकार, नागरिक और परिवार तीनों की भूमिका तय कर दी गई। तो जब हम इन दोनों हिस्सों, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ संविधान सरकार को बता रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो नागरिकों को याद 73 के रेगुलेटिंग